गुड मॉर्निंग। टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं क्लास 6 से 8 के लिए सामाजिक विज्ञान का ये 14वां से टेस्ट सीरीज़ हैं, जिसके पहले 15 और 16 टेस्ट सीरीज़ को अपलोड किया गया है और आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो ये हमारा 14वां टेस्ट सीरीज़ है क्लास 6 से 8 के लिए सामाजिक विज्ञान का। आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि इसमें बताना है कि किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। ऑप्शन में आप देखिएगा, हम जानते हैं कि जो कलिंग युद्ध हुआ था वो अशोक के शासनकाल में हुआ था, यानी कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, यानी कि लगभग 261 ईस्वी पूर्व में। और अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की जो राजधानी थी तोसली जो है कि कलिंग की राजधानी थी, और उस पर अशोक ने जो है कि वो आक्रमण कर लिया। और इस तरीके से कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के जो है कि 13वें अभिलेख में, यानी कि 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन, यानी कि संगठन का नाम बताना है कि क्या था, जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया और उसकी स्थापना की थी। यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने, देखिए इसमें से आर्य समाज की स्थापना किया था और मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप। देखिए सही आंसर है, यानी कि सत्येंद्र नाथ टैगोर जो हैं कि ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे और उन्होंने 1864 ईस्वी में सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर होगा, और समुद्रगुप्त के सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और उन्होंने जो है, यानी कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त तथा दक्षिणावर्त के क्रमशः 9 से 12 शासकों को पराजित किया था और इस तरीके से उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और इसका अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ से कि नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसानों के आंदोलन की मुख्य मांग थी। खेड़ा का जो आंदोलन हुआ था यानी कि 1918 में, तो उसमें किसानों की मुख्य मांगें क्या थी, यानी कि राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, ये जो है कि वहाँ के किसानों की मुख्य मांगें थी। और उसमें खेड़ा सत्याग्रह से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल पहली बार राजनीतिक जीवन में प्रवेश किए थे। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस वर्ष हुआ था। यानी कि चाइना में तो इसका आविष्कार हुआ था, लेकिन कब हुआ था ये बताना है। तो 7000 वर्ष पहले चाइना में रेशम बनाने की तकनीक का विकास किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था 1931 में हुआ था, यानी कि 5 मार्च 1931 में दिल्ली में एक समझौता हुआ था और इसे ही दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन समझौते के नाम से भी जानते हैं। और इसी के तहत महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन को उन्होंने जो है कि स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ से देख सकते हैं, इसका 78 प्रश्न है कि निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो इसमें से सेल्यूकस निकेटर हैं, यानी कि जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इस तरीके से मेगास्थनीज ने एक पुस्तक भी लिखी थी, यानी कि इंडिका नाम है, और उसमें मौर्य शासनकाल के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। और यहाँ से अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नाम से एक बार जो है कि इंडियन ओपिनियन नामक जो है कि अखबार शुरू किया था और इसका पहला जो अंक प्रकाशित हुआ था 4 जून 1903 को। इस तरीके से इंडियन ओपिनियन इसके लिए सही जवाब है। और नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम था, यानी कि एनी बेसेंट इसके लिए सही जवाब होगा। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष अगर देखा जाए तो ये WC बनर्जी थे, जबकि कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। और नेक्स्ट है कि इंडिया डिवाइडेड, ये पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, आप ऑप्शन देख सकते हैं। और सही जवाब इसका राजेंद्र प्रसाद होगा। और इस तरीके से राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था। तो इसका सही जवाब है कि वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहली बार गए थे और वहीं पे सार्वजनिक तौर पर अपना लोगों को संबोधित किया था, यानी कि सही जवाब है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और नेक्स्ट है कि मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक के नाम क्या है। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो देखिए
द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये पुस्तक का नाम है जो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ से में देखिए और भी जो ऑप्शन है उसको भी आप देख सकते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये द सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सामाजिक अनुबंध इसका मतलब होता है, और ये रूसों के द्वारा लिखा गया था। जबकि इसमें और भी जो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि जबकि इसमें जो पहला जो ऑप्शन दिया है यानी कि टू ट्रीटाडाइजेज ऑफ गवर्नमेंट जो है ये लिखा गया था, यानी कि ये जॉन लॉक के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उसके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी? इसका सही जवाब है B.R. अम्बेडकर ने, यानी कि दलितों के लिए एक अलग जो है कि निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है 85वां इसका प्रश्न होगा, देख लीजिए कि मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? देखिए मोतीलाल नेहरू और C.R. दास ने जो है कि मिलकर के स्वराज पार्टी का स्थापना किया था, और 1923 में इन लोगों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। भारत के पूर्वी तट पर स्थित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जो मुसलीपट्टनम ये जगह था जो भारत के पूर्वी तट पर था, और यहीं पर अंग्रेज़ों ने 1611 में अपना पहला कारखाना जो है कि खोला था। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो यानी कि पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? इसका सही जवाब है यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है, ये कि जुलाई 1781 में पोर्टोनोवो का युद्ध हुआ था, और इसमें हैदर अली और सर आयरकूट के बीच ये युद्ध हुआ था, और हैदर अली की एक भारी पराजय भी इस युद्ध में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय और चीन देश के साथ व्यापार के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारों के लिए खोल दिया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 1813 का जो चार्टर अधिनियम था इसके तहत ये व्यवस्था की गई थी। और नेक्स्ट है कि शक्ति के पृथ्वीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? शक्ति का जो पृथ्वीकरण का जो सिद्धांत है वो मॉन्टेस्क्यू ने किया था, और इस तरीके से ये उसकी सबसे बड़ी देन है मॉन्टेस्क्यू की। इस तरीके से सही जवाब इसका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुई थी? तो ये वस्त्र उद्योग इसके लिए सही जवाब होगा, यानी कि इंग्लैंड में सबसे पहले वस्त्र उद्योग से ही ये औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती हैं जो देश की जलवायु को प्रभावित करती हैं? ये नेक्स्ट प्रश्न है, इसका सही जवाब है यानी कि कर्क रेखा इसका राइट आंसर होगा, और ये जो है कि भारतीय जलवायु को भी प्रभावित करती हैं। और जो कर्क रेखा है वो उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी पर स्थित है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अरेबिका कॉफ़ी निम्न में से भारत में जो कॉफ़ी है यानी कि अरेबिका जो कॉफ़ी भारत में उपजाई जाती हैं तो बताना है कि कौन से राज्य में उगाई जाती हैं। इसका सही जवाब है यानी कि भारत में जो अरेबिका कॉफ़ी है ये कर्नाटका में मुख्य रूप से होती है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा ये बताना है कि किस महीने के दौरान होती हैं। तो देख लीजिए इसमें जो तमिलनाडु के तट पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो अक्टूबर और नवंबर के दौरान होती है, यानी कि अक्टूबर नवंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम क्या है? देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता की बात करें तो वो केरला में है, और केरला में महिलाओं का जो साक्षरता दर है वो 92.07 है, यानी कि 92.07% ये महिला साक्षरता है, और इसका सही जवाब है यानी कि केरल में है। जबकि पुरुषों के मामले में वहाँ पे 93% जो है कि पुरुष यहाँ पे केरल की जो साक्षरता दर है वो देखिए केरल की जो साक्षरता दर है वो 93.9 है, जबकि अगर वहाँ पे पुरुषों की बात करें तो ये है 96% पुरुष वहाँ पे साक्षर हैं। और इस तरीके से यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी जनसंख्या जो है कि कृषि पर निर्भर थी? ये अगला प्रश्न है, और ये इसका सही जवाब है कि उस समय जो है कि क्योंकि भारत की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी भी नहीं थी, यानी कि 75% जनसंख्या उस समय कृषि पर आश्रित थी। और 1990 तक अगर देखा जाए तो देश की जनसंख्या जो थी वो 65% यानी कि 65% जनसंख्या कृषि में लगी थी।
1990 तक। और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि कार्य होता है आज भी भारत में, जो कि एक कृषि प्रधान देश भी है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि भारत में अक्टूबर-नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण ये बताना है कि उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। ये बताना है कि कौन सा गर्त जो है, तो इसका सही जवाब है यानी कि मानसून गर्त जो होता है वो शिथिल हो जाता है अक्टूबर-नवंबर के दौरान। और अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें जो हैं कि उत्तर के मैदान से हट जाती हैं और इस तरीके से ये क्रिया होती है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हैं आप कि ये बताना, इसमें पहले ही जो है कि ऑप्शन से भरना है कि एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई यानी कि 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इसकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती हैं। ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो है कि इसके लिए सही जवाब है। तो जेट धाराएँ जो हैं कि ये इसका सही जवाब है कि जिसकी जो गति होती हैं यानी कि वो सर्दी के दिनों में 184 किलोमीटर से ज़्यादा होती हैं, जबकि गर्मी में 110 किलोमीटर होती हैं। और जेट स्ट्रीम क्या है, तो देख लीजिए जेट धाराएं या जेट स्ट्रीम क्या हैं, तो ये जो है कि ऊपरी वायुमंडल में यानी कि 9 से 18 किलोमीटर के बीच तीव्रगामी वायु प्रवाह की एक प्रणाली है। और इस तरीके से ये हवाएं पृथ्वी के ऊपर एक आवरण का कार्य करती हैं और जो वायुमंडल के मौसम को प्रभावित भी करती हैं। यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है कि विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है, ये अगला प्रश्न है। और ये सही जवाब है कि विरासत का जो अधिकार है वो भूमि विभाजन की ओर ले जाता है, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या है, सही जवाब इसका गन्ना हो जाएगा, यानी कि गन्ना ही तो चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट यहाँ से है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो जलडमरू मध्य है ये अटलांटिक सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करता है। इसका सही जवाब है जो मैगलन, इसका राइट आंसर होगा, जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन्य जीव अभयारण्य एशियाई शेरों का आवास है। एशियाई शेरों का आवास कौन सा है, तो देखिए इसमें गिर का जो वन्य जीव अभयारण्य है जो गुजरात में है, तो ये एशियाई शेरों के लिए एक तरीके से आवास का काम करता है, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। भारत के पूर्वी तट पर जो है कि देखिए कांडला का जो बंदरगाह है ये भारत के पूर्वी तट पर नहीं है, जबकि कांडला का जो बंदरगाह है ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है और एक तरीके से ये आयात जो है कि बंदरगाह है। इस तरीके से नेक्स्ट इसका प्रश्न हो जाएगा कांडला, राइट आंसर होगा। जबकि भारत में अभी वर्तमान में 13 बड़े बंदरगाह हैं और उसमें सर्वाधिक 3 जो ये बंदरगाह हैं वो तमिलनाडु में हैं। और इस तरीके से मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और चेन्नई सबसे पुराना बंदरगाह है। इस तरीके से सही जवाब इसका इसका राइट अगला प्रश्न देखते हैं कि टकला मकान मरुस्थल ये किस देश में स्थित है। टकला मकान मरुस्थल ये किस देश में है, चाइना इसका राइट आंसर होगा और ये चाइना में है। और टकला मकान मरुस्थल ये मध्य एशिया के जिजियांग यानी कि स्वतंत्र क्षेत्र जो है कि चीन में पड़ता है, वहाँ पर इसका विस्तार सबसे ज़्यादा है। जबकि संसार का सबसे बड़ा अगर मरुस्थल देखें तो वो सहारा मरुस्थल है जो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा ज़्यादातर बोलते हैं, तो मलयालम इसका राइट आंसर होगा। और लक्षद्वीप की जो आधिकारिक भाषा है यानी कि जो वहाँ की ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो मलयालम है और अंग्रेज़ी है। और इस तरीके से वहाँ पे जेसेरी, देखिए यहाँ पे एक और भाषा है यानी कि जेसेरी और दिवेही भाषा भी बोली जाती है लक्षद्वीप में। इस तरीके से नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं। 105वां प्रश्न होगा कि भारत में निम्न में से किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता था। काला पानी की सज़ा पहले लोगों को दी जाती थी, तो ये कौन सा जगह है जो है कि वो काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो ये आप देख सकते हैं इसका सही जवाब है कि जो भारत में जो अंडमानी द्वीप हैं उसको काला पानी के नाम से जाना जाता था और काला पानी जेल को सेलुलर जेल के नाम से भी जाना जाता था। तो इस तरीके से इसका निर्माण जो हुआ था यानी कि सेलुलर जेल का निर्माण हुआ था 1896 में हुआ था और 1906 में बनकर के ये तैयार हो गया था। फिलहाल इसका सही जवाब है यानी कि अंडमानी द्वीप को काला पानी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि डिफू दर्रा यानी कि डिफू जो पास है वो कहाँ पर स्थित हैं, तो ये अरुणाचल हिमालय में स्थित है, इसका राइट आंसर होगा ये। इस तरीके से भारत में और भी बहुत सारे जो है कि विभिन्न दर्रे हैं जिससे भी संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है
उसको स्थानीय तौर पर किस नाम से जानते हैं? तो देखिए इसको स्थानीय तौर पर उसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। देखिए यहाँ पे मानसून की बात करें तो देखिए भारत में जो मानसून है वो भारत में मानसून की 2 शाखाएं प्रवेश करती हैं। पहला है जो अरब सागर से होकर केरल तट से, और दूसरा जो है कि बंगाल की खाड़ी से होकर के, यानी कि ये बंगाल की खाड़ी से पश्चिम बंगाल होकर के ये मानसून जो है कि भारत में प्रवेश करती हैं। देखिए क्योंकि इसको आम्र वर्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आम की फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होता है और इसीलिए इसे केरल में आम्र वर्षा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से भी लोकप्रिय है? ये अगला प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है जो चेन्नई शहर है वो इसके लिए सही जवाब होगा। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि देख लीजिए, अगला प्रश्न है कि भारत में किस तारीख को वर्ष का छोटा दिन होता है? सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, और 21 जून को सूर्य जो है कि कर्क रेखा पर लंबवत होता है, जबकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है और इस दिन जो है कि भारत में सबसे छोटा दिन होता है। तो इस तरीके से एक और इसमें बातें हैं कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि इससे संबंधित एक और आंकड़ा है कि 21 मार्च और 23 सितंबर, ये आप याद कर सकते हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात की अवधि बराबर होती हैं। तो इसका सही जवाब है कि 109 का राइट आंसर होगा, यानी कि 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। और नेक्स्ट है कि रायसीना हिल्स ये कहाँ पर स्थित हैं? रायसीना हिल्स जो है ये राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित हैं, यानी कि रायसीना हिल्स पर मुख्य जो है कि दिल्ली क्षेत्र अवस्थित हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। और नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। ऐसा प्रश्न कई बार आपको सेट में मिलेगा, ये कई बार ये रिपीट हो चला है। भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? उस समय जो है कि मूल जो अनुच्छेद बनाए गए थे 395 हैं, जबकि आज 465 से ज़्यादा ही अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल हो गए हैं। और अगला प्रश्न है कि आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो ये प्रश्न भी कई बार आपको मिलेगा इसमें कि 1900 देखिए अनुच्छेद जो 20 और 21 हैं उसको कभी निलंबित नहीं किया जा सकता है, यानी कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके ही बाकी सभी जो मौलिक अधिकार है वो निलंबित किए जा सकते हैं जब देश में अगर कोई आपातकाल लागू होता है। तो देखिएगा अनुच्छेद 20 में क्या है, तो इसमें है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है, जबकि अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन किया गया है, जो कि इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। और नेक्स्ट यहाँ पर है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित हैं? इसका सही जवाब है, यानी कि अभी हमने पढ़ा अनुच्छेद 21 जो हैं ये इससे संबंधित हैं। और इस तरीके से आप नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के, ये अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उन्मूलन अस्पृश्यता प्रावधान का उल्लेख किया गया है? देखिए अस्पृश्यता का जो उन्मूलन किया गया है अनुच्छेद 17 के तहत कर दिया गया है। तो इस तरीके से 1955 में ये बताया गया है कि जो छुआछूत हैं एक तरीके से दंडनीय अपराध होगा, और अनुच्छेद 17 के तहत इसका अंत कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है? ये नेक्स्ट प्रश्न है और इसका सही जवाब है अनुच्छेद 324 जो है इसका संबंध जो भाग 15 में है, और इसका संबंध जो है कि ये अनुच्छेद 324 जो है कि चुनावों का अधीक्षण और निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को हम क्या कहते हैं? देख लीजिए, चुनाव की विधि को किसके संविधान से लिया गया है? और इसका सही जवाब होगा कि ये आयरिश के संविधान से लिया गया है, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? राज्य कार्यकारिणी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो 153 से लेकर 167 का जो ये संबंध है वो राज्य की कार्यकारिणी से होता है। और नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ये बताना है कि किस वर्ष एक निर्णय में पारित किया जिसमें 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया गया और ऐसा करना निरस्त किया गया है? देखिए इसमें 2017 में एक जो बिल आया था और उसके तहत ये निर्णय पारित किया गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, और उसमें 3 तलाक को अवैध घोषित किया गया था। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है कि देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने
किस रूप में जाना जाता है, यानी कि राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है यानी कि महाभियोग लगा करके, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग का प्रावधान दिया गया है। जबकि इसका शर्त भी है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी लिखित सूचना दी जानी चाहिए कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, यानी कि ये प्रस्ताव लाने से पहले, और जिसमें सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर भी जरूरी होता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतिम अनुच्छेद को कौन सी संख्या दी गई है, यानी कि मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ये बताना है। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो अंतिम अनुच्छेद हैं उसको 395 नंबर पर रखा गया, यानी कि क्योंकि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद थे, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा 395। और नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही जवाब है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और यहाँ से अगला प्रश्न हम देखते हैं कि 123वां प्रश्न होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताना है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताना है, जीबी मालवनकर थे, और इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान में अंगीकार किए गए हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है ये बताना है। तो देखिए, मौलिक अधिकार ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और जबकि ब्रिटेन से जो है कि संसदीय प्रणाली को लिया गया है। सोवियत संघ जो है ये सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। और इस तरीके से देखते हैं हम अगला प्रश्न कि संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 112, इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में किस प्रकार की शासन संरचना का प्रावधान किया गया है। इसका सही जवाब है कि इसमें संघीय जो संरचना का प्रावधान किया गया है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में महाभियोग की प्रक्रिया, ये बताना है कि किसको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है, माने महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किसको पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। अभी आपने पढ़ा कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि प्रधानमंत्री पर जो है कि महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लागू होती है। और प्रधानमंत्री जो हैं कि लोकसभा में बहुमत खो देने पर खुद ही पद से हट जाते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि जिला और सत्र न्यायाधीश, ये बताना है कि राज्य के ये सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। राज्य के जो है कि किस ऑप्शन के अनुसार आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, यानी कि राज्य के उच्च न्यायालय के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल किया गया है। इसका सही जवाब है कि यानी कि 243 में, यानी कि 243 अनुच्छेद के अंतर्गत इसमें पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधानों को उसमें दिया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में कितना दिन लगा था। मसौदा तैयार करने में यानी कि कितना दिन लगा था, तो देखिए यानी कि संविधान को बनाने में कितना दिन लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनाने में। और इसका 128वां प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था। देखिए, इसमें 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना, ये उसको मुख्य रूप से उसका उद्देश्य रखा गया था। जबकि 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1985 से लेकर के 1990 तक थी। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना कब की गई थी। संपूर्ण जनगणना भारत में कब हुई थी। इसका सही जवाब है यानी कि 1881 में भारत में सबसे पहले जो है कि संपूर्ण जनगणना की गई थी। जबकि जनगणना की शुरुआत भारत में हुई थी 1872 में, और वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। हालांकि 1881 ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ई राइट आंसर है। और यहाँ से देख सकते हैं, अब देखिए यहाँ से कि ऐसी राजस्व प्राप्तियाँ जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती हैं। देखिए, ऐसी राजस्व प्राप्तियों को जिस पर सरकार का दावा नहीं होता है उसे गैर प्रतिदेय कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। और नेक्स्ट है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना कहलाती हैं, ये क्या कहलाती हैं। तो इसको आप देख सकते हैं, इसको रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। और जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व यानी कि 1978 में ही समाप्त करने की घोषणा कर दी थी, और उसके बाद से रोलिंग प्लान लाई थी। तो इसका सही जवाब है यानी कि रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही ये बताता है कि क्या इसमें से तैयार होता है। तो देखिए, इसमें से जो अर्थव्यवस्था का जो ढांचा तैयार होता है
वो इसके माध्यम से तैयार होता है। और नेक्स्ट है कि आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत थी? इसका सही जवाब है कि कुल जो है कि 38.6% भारत के जीडीपी में कुल हिस्सेदारी थी वहाँ के सेवा क्षेत्र की। और नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय एक कारक के रूप में किसको लिया जाता है? देखिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना में निर्यात को शामिल किया जाता है, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। और इस तरीके से यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी, 1951 में शुरू किया था। ये तो काफ़ी आसान से प्रश्न है। और एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है कि उसे राजस्व बजट के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? और इसका सही जवाब है कि ये लास बानोस यानी कि ये स्थित है वहाँ पे, और ये फिलीपींस देश में स्थित है, यानी कि सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, फिलीपींस होगा इसका राइट आंसर, यानी कि लास बानोस जो फिलीपींस में है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है? सही जवाब इसका हो जाएगा, यानी कि जो आयुष हैं, यानी कि ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है। और इसमें देखिए, इसमें जो पहला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, ये सब जो हैं कि ये सामाजिक सहायता कार्यक्रम के भाग हैं। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि एक यहाँ से काफ़ी लंबा प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि ग्राम विकास मंत्रालय के तत्वाधान में निम्न में से किस प्रमुख कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण निर्धन महिलाओं को उनके अपने ही संस्थानों जैसे स्वयं सहायता समूहों एवं उनके परिसंघों, उत्पादकों, संयोजकों आदि में संगठित करना और उनके लिए आर्थिक समावेशन और रोजगार सुनिश्चित करना है, ये बताना है। और इसका ऑप्शन देख लीजिए, इसका ऑप्शन यहाँ पर आपको सामने है और आपको बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका देख लीजिए, ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। और इसका सही जवाब है कि इसमें जो ये दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये जो चलाया गया था, इसका मतलब था कि महिलाओं को उनके अपने ही संस्थानों जैसे कि स्वयं सहायता समूहों और उनके संयोजकों में संगठित करना और उनके लिए आर्थिक समावेशन और रोजगार सुनिश्चित करना, इसमें फिक्स किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किसे 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया था? आप इसको याद कर सकते हैं कि इसमें जो है कि 1 जुलाई 2017 को 101वां जो संशोधन हुआ था, ये जो है कि वस्तु सेवा कर यानी कि जो जीएसटी हैं उसके संबंध ये संशोधन हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जो जीएसटी जिसको हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, जीएसटी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास 2030 के लिए यूएन का एजेंडा नहीं है? ये अगला प्रश्न है, 144वां प्रश्न है कि यूएन का एजेंडा इसमें से कौन नहीं है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, यानी कि विश्व की कुल जनसंख्या 1/3 यानी कि 1/3 तक कमी करना, ये यूएन का 2000 सतत विकास जो 2030 है उसके लिए इसका एजेंडा नहीं है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इसमें से कौन सी है? तो आप देख सकते हैं और इसका सही जवाब है, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये वो भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? एशिया का पहला जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और इसका स्थापना 1875 में की गई थी। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हरित क्रांति का संबंध जो है कि खाद और अनाज उत्पादन से हैं। इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, जो 1966-67 के समय में भारत में हरित क्रांति पहली बार हुई थी। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है? भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम कौन सा करता है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है वो सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है और ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित एक निगम है, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। और यहाँ से अगला प्रश्न देख लेते हैं, सेकंड लास्ट प्रश्न होगा आज के लिए कि आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था, उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित हैं? आईएमएफ यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हैं, तो उन दोनों का ही मुख्यालय, ये जो मुख्यालय कहाँ है आईएमएफ और विश्व बैंक का? तो इसका सही जवाब है यानी कि वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। और आईएमएफ में कुल सदस्यों की संख्या 190 है अभी। तो इस तरीके से आप इसका आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और इसके बाद से एक आखिरी प्रश्न है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था?
नीति आयोग यानी कि पहले योजना आयोग उसका नाम था, फिर 1 जनवरी 2015 से इसका नाम जो है कि नीति आयोग कर दिया गया है। और इसके जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कुल 80 प्रश्न हैं सामाजिक विज्ञान के, और ये हमारा टेस्ट सीरीज 14वां था। इसके बाद और भी टेस्ट सीरीज के वीडियो अपलोड होने हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा।